स्टूडेंट्स, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। एंड आज हम करेंगे बायोटेक्नोलॉजी का लेक्चर नंबर 3। जो हमने लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 कर लिया है, आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वहाँ पर डिस्कस हुए थे। क्या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, कैसे बायोटेक्नोलॉजी के बेसिक्स क्या हैं, एवरीथिंग वाज डिस्कस्ड इन दैट वीडियोस। ठीक है, तो आप ज़रूर देखिएगा। आज हम क्या क्या करेंगे, आज हम लेक्चर नंबर 3 के अंदर बायोटेक्नोलॉजी के we are going to discuss this thing which you know you are able to see here। ठीक है, यहाँ पर एक वेक्टर होता है जो कि हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लासेस में कि वेक्टर एक्चुअली क्या होता है। वेक्टर एक गाड़ी होती है ना, जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे होते हैं, हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में, ऑर्गेनिज्म नंबर ए से ऑर्गेनिज्म नंबर बी में पहुंचाने के लिए जो चीज़ काम आती है वो है वेक्टर, है ना। वो गाड़ी है एक, जिस गाड़ी में हम हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को बिठाते हैं और उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म तक पहुंचा देते हैं। दैट इज दी दिस थिंग। ठीक है, अब इस वेक्टर को ना, इसको मॉडिफाई किया है। देखो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ग्रीन कलर का पोर्शन दिख रहा है, ये येलो कलर का जो पोर्शन आगे जुड़ रहा है, ये येलो कलर का जो पोर्शन है दैट इज आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो ये है जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जो चीज़ है हमें एक्चुअली में इसको करना कैसे है, ये जो चीज़ है मॉडिफाई कैसे हो रही है, मतलब हमें इस वेक्टर के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कैसे ऐड करना है, वही सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। बायोटेक्नोलॉजी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की पूरी एक्टिविटी आज समझेंगे लेक्चर नंबर 3 के अंदर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर क्लास 12th एंड बोर्ड्स फॉर एंड ऑल्सो द नीट यूजी। ठीक है, तो यस, आरडीएनए टेक्नोलॉजी विल डिस्कस हियर एंड इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो कि आज हमें करना है। नेमिंग हम कैसे करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की, वो सब। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट सेशन में कर ली थी कि कैसे कैसे हम डीएनए को सेपरेट कर रहे होते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, एंड साथ साथ में ब्लंट एंड कौन से होते हैं, स्टिकी एंड कौन से होते हैं। अगर इनमें से किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो लास्ट वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो बच्चों, आज मैं आपको सबसे पहले तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में ना ये चीज़ बताऊंगी कि उसकी डिस्कवरी एक्चुअली कैसे हुई थी। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि हमारे पास में ना 1963 की बात है। ठीक है, 1963 की बात है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ, अगर आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाली पैराग्राफ में जाओगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि इन 1963 डिस्कवरी हुआ था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का। वो किस तरीके से हुआ था कि एक बैक्टीरिया है, साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कुछ कुछ चीज़ें। ये बैक्टीरिया थोड़ा अच्छा नहीं बना, हम वापस बनाते हैं इसको। कि लेट्स सपोज दिस इज अ बैक्टीरिया। ठीक है, इस बैक्टीरिया में क्या होता है, इसका खुद का डीएनए होता है। दिस इज द डीएनए। लेट्स सपोज ये सर्कुलर डीएनए होता है बैक्टीरिया के अंदर। तो इस बैक्टीरिया को एक वायरस अटैक करता है। वायरस कौन हो सकता है, बैक्टीरियोफेज। मतलब जो बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया हमें अटैक करते हैं, बैक्टीरिया को भी तो कोई अटैक करता होगा, तो दैट इज बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो वो होता है बैक्टीरियोफेज। तो हम यहाँ पर एक बैक्टीरियोफेज को ड्रॉ कर रहे होते हैं। ये देखो, इस तरीके का कुछ ना बैक्टीरियोफेज है, इसने इसको क्या करा है, एकदम अटैक कर दिया। बैक्टीरियोफेज कैसे अटैक करेगा, अपना डीएनए इसमें ट्रांसफर करेगा। तो मैं देखो इस कलर से जो है इसका डीएनए बना देती हूँ। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही ये बैक्टीरियोफेज इस बैक्टीरिया के अंदर अपना डीएनए ट्रांसफर करवाता है ना, तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि ये बैक्टीरिया जो है ये बैक्टीरिया मर जाए। ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से। लेकिन क्या होता है, बैक्टीरिया में अपनी सेल्फ डिफेंस होती है। जैसे हमारे अंदर हमारी सेल्फ डिफेंस है कि हमें कोई बैक्टीरिया वायरस जल्दी से अटैक नहीं कर सकता, या फिर करता भी है तो भी वो हार जाता है, इसीलिए हम डेली डेली बीमार नहीं पड़ते हैं। तो हमारे अंदर जो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है दैट इज आवर इम्यूनिटी। ठीक है, तो वैसे ही इनके अंदर इम्यूनिटी तो नहीं है, बट इनका डिफेंस सिस्टम एक एंजाइम है दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पर ना एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। डू यू नो दिस, देयर इज एन एंजाइम। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। मैं RE लिख रही हूँ, ये हमारा टॉपिक भी है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आज का। ये करता क्या है इस बैक्टीरिया की बॉडी में, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, व्हाट इज द रोल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। देखो नाम से पता चल रहा है, रेस्ट्रिक्शन मतलब रेस्ट्रिक्ट। तो ये जो एंजाइम है ये रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, क्या रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, ग्रोथ ऑफ दिस वायरल डीएनए। ठीक है, ये है वायरस बच्चों, ये क्या है, वायरस, और इस वायरस का ये है वायरल डीएनए। ओके, तो दिस इज द वायरल डीएनए। अब इस वायरल डीएनए की ग्रोथ को कम करना
ये काम होता है इस एंजाइम का। ये एंजाइम जाता है इसके ऊपर, और ये एंजाइम को आपको पता है ना, इसके पास इसकी होती है रिकग्नाइजेशन साइट्स, और वो रिकग्नाइजेशन साइट्स की वजह से ये क्या करता है, इस वाले डीएनए के ऊपर जाता है और अपनी रिकग्नाइजेशन साइट्स पहचान लेता है। और जैसे ही पहचानेगा तो वहां पर जाके ऐसे कैंची से बिल्कुल कट मार देगा, तो डीएनए डिस्ट्रॉय हो जाएगा इसका। तो इस डीएनए पे बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन साइट्स मिलेंगी इस एंजाइम की, और जहां जहां रेस्ट्रिक्शन साइट्स मिलेंगी वैसे वैसे इस डीएनए के टुकड़े होते जाएंगे, टूटता जाएगा ये डीएनए। तो डीएनए डिस्ट्रॉय हो चुका है अल्टीमेटली। तो अगर ये डीएनए डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो डेफिनेटली ना आगे जाके ये कोई भी हार्म नहीं पहुंचा सकेगा इस बैक्टीरिया को। लेकिन बच्चों एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जाती है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इसका तो जो काम है वो है डीएनए को कट करना, जहां पर इसको अपनी रिकग्नाइजेशन साइट मिलेगी वहीं बच्चों ये पहुंच जाता है कट मारने। तो फिर क्या इसको सिर्फ वायरल डीएनए को ही कट मारना है? ये तो इस डीएनए पे भी अटैक कर सकता है। इस डीएनए पे अटैक ना करे, मतलब बैक्टीरिया इतना चालाक है कि ये समझता है कि मेरे डीएनए पर ये एंजाइम अटैक ना करे, क्योंकि अगर मेरे डीएनए को तोड़ दिया, फोड़ दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया तो मैं तो खुद ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा, बिना वायरस के अटैक के डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा। तो ये क्या करता है, इस बैक्टीरिया की बॉडी में ना एक और एंजाइम होता है, ठीक है। इस बैक्टीरिया की बॉडी में देयर इज वन मोर एंजाइम, समथिंग कॉल्ड मिथाइलेज। क्या होता है? मिथाइलेज। दिस इज द एंजाइम मिथाइलेज। ये क्या करता है? ये करता है मिथाइल ग्रुप को ऐड। कहाँ पे? मिथाइल ग्रुप जो होता है ना CH3 ग्रुप, दैट इज CH3 ग्रुप, दैट इज मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप, तो ये मिथाइल ग्रुप को क्या करेगा, ऐड कर देगा इस डीएनए में, ताकि ये डीएनए जो है मॉडिफाई हो जाए। मतलब इसकी जो रिकग्नाइजेशन साइट्स है वहां पर ये क्या करेगा, मिथाइल ग्रुप ऐड कर देगा, मिथाइलेज एंजाइम, ताकि रेस्ट्रिक्शन साइट्स जो हैं वो मॉडिफाई हो जाएं और इस एंजाइम को पता ही नहीं लगे कि हमारे यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन साइट्स सॉरी रिकग्नाइजेशन साइट्स प्रेजेंट भी है। तो जहाँ पर इसकी रिकग्नाइजेशन साइट होती है इसको ये मिथाइल ग्रुप ऐड करके मॉडिफाई कर देता है, मिथाइलेज एंजाइम। That is how bacteria are preventing themselves from this enzyme, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वायरल डीएनए से रिस्ट्रिक्ट करवाने के लिए अपने आप में ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। तो दैट इज हाउ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वाज डिस्कवर्ड, ठीक है। तो सारे के सारे जो साइंटिस्ट थे उनको भी बाद में समझ में आया कि हाँ देखो बैक्टीरिया से हमें ये वाला एंजाइम मिल सकता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और इस तरीके से डीएनए के कट हो सकते हैं। एंड जो है इस तरीके से हम इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज जो है वो कहाँ यूज कर सकते हैं, इसको आरडीएनए टेक्नोलॉजी में यूज कर सकते हैं। किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो हम अभी देखते हैं, ठीक है। तो ये सारी होती रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी कब हुई थी? 1963 में। अगर आप एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ पढ़ोगे, इवन मैं भी आपको एनसीईआरटी रीडिंग करवाऊंगी, तो डू नॉट वरी एट ऑल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की ना एक्टिविटी पे डिस्कशन करते हैं। व्हाट इज द एक्टिविटी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, कैसे एक्ट करता है, कैसे काम करता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, कल मैंने आपको एक बात कही थी कल के सेशन में लेक्चर नंबर 2 में, कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है वो सेम होना चाहिए फॉर आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट। जहां भी सेल से, जिस भी सेल से हमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, वो जीन ऑफ इंटरेस्ट किसी डीएनए को कट करके ही निकलेगा। तो उस डीएनए को काटने के लिए जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम यूज कर रहे हैं, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज हमें करना है टू कट दी डीएनए। जो भी हमें वेक्टर का डीएनए काटना है, वेक्टर का डीएनए कट करेंगे तभी तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे ऐड कर पाएंगे। जैसे कि देखो शुरुआत करी थी हमने सेशन की, तो यहाँ पर मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था, ये छोटू सा वीडियो आप जरा सा वापस देखिए, दिस वन, ठीक है। यहाँ हम कर क्या रहे हैं, यहाँ दिस इज द वेक्टर और ये है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने क्या किया, ऐड किया है। अगर आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा भी, तो ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है बच्चों, ये भी क्या है, कटा हुआ है, कहीं ना कोई सेल में डीएनए से कटा हुआ है, कहीं ना कहीं से कोई टुकड़ा जो हमें चाहिए। लेट्स सपोज दिस इज द इंसुलिन मेकिंग जीन, जो हमें इंसर्ट करवाना और इंसुलिन लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करना है। तो ये वाला जीन जो है ना, ये हमने कट किया है, वहां से टुकड़ा कट किया है और इस टुकड़े को हमने वेक्टर में ट्रांसफर करवाया है, ठीक है। और दिस इज द वेक्टर, और आप देख पा रहे हैं इस वेक्टर का भी कुछ हिस्सा कटा हुआ है, सेम
हिस्सा इस तरीके से कटा हुआ है कि दोनों, जैसे कि एक ताले के लिए एक चाबी स्पेसिफिक होते हैं ना, कि उस ताले की अंदर से बनावट ही ऐसी होती है कि उस ताले में वही चाबी लगेगी, दूसरी नहीं लगेगी। मतलब उनकी कटिंग इस तरीके की होती है। तो वही है, इनकी कटिंग भी इसी तरीके की है कि ये जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जिस एंजाइम से कट के आएगा, सेम एंजाइम से अगर ये भी कटता है वेक्टर, तो ये दोनों आपस में बिल्कुल जुड़ पाएंगे, फ्यूज हो पाएंगे, एंड उसके बाद में हमें हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल पाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ हमारी यहाँ पर हो रही होती है। सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ तभी होती है जब हम सेम एंजाइम यूज़ करते हैं। सेम एंजाइम शुड बी देयर। अगर हम सेम एंजाइम यूज़ ना कर रहे होते किसी दूसरे एंजाइम से, लेट्स सपोज कि मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट कट किया है किसी दूसरे एंजाइम से, और मैं यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए में जो वेक्टर यूज़ कर रही हूँ, वो वेक्टर भी क्या है, मैंने कट किया किसी दूसरे एंजाइम से, मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट अलग एंजाइम से, वेक्टर भी अलग एंजाइम से, तो दोनों अलग अलग एंजाइम से काटेंगे ना, तो फिर क्या होगा, वो बिल्कुल भी इक्वल ऐसे नहीं कटेगा, मतलब फिक्स नहीं होएगा, वो आपस में जुड़ नहीं पाएगा, परफेक्ट आरडीएनए नहीं बन पाएगा। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट आरडीएनए। ठीक है, ये कंप्लीट आरडीएनए नहीं बन पाएगा अगर हम सेम एंजाइम से ना काटें। ठीक है, तो आपको मैं एक छोटी सी चीज़ समझाती हूँ कि क्यों ज़रूरी है। वैसे तो मैंने आपको थ्योरी लैंग्वेज में या फिर भाषा बोल के समझा दिया कि हाँ ज़रूरी है, ताकि सेम टुकड़े हो पाए, सेम तरीके से ये ऐड भी हो पाए, ये चीज़ मैंने आपको समझाई। बट मैं आपको ये और समझाना चाहती हूँ, आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाना चाहती हूँ कि कैसे जो एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा, तब सेम चीज़ ही लाइक सेम एंजाइम से कट करने पर ऐसी क्या चीज़ हो जाती है कि जो आपस में एक दूसरे से वो फिट हो जाते हैं, है ना। वेक्टर को और हमारा जो मेन सेल वाला डीएनए है जहाँ से हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, उन दोनों को सेम ही एंजाइम से कट करने पर ऐसा भी क्या हो जाता है जिससे कि वो आपस में फिट हो जाते हैं। ठीक है, चलो तो ड्रॉ करते हैं, है ना। लेट्स सपोज कि दिस इज आवर डीएनए, जो भी डीएनए है जहाँ से हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है। ओके, दिस इज द डीएनए। ओके, दिस इज दैट डीएनए। इस डीएनए पे बच्चों क्या है, यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ है बच्चों मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ क्या है, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है। मैं यहाँ क्या करती हूँ, जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है, तो मैंने आपको क्या कहा था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज कर रहे हैं, उसके लिए उसकी रिकग्नाइजेशन साइट्स भी प्रेजेंट होनी चाहिए। तो लेट्स सपोज कि हम कौन सा एंजाइम यूज कर रहे हैं, इको R1 यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, इको R1, है ना, ये वाला एंजाइम हम यूज कर रहे हैं, और इसको यूज करते हुए हमने क्या करना है, इस वाले डीएनए को कट करना है। तो इसकी रिकग्नाइजेशन साइट क्या है, कल भी मैंने बताई थी, GAATTC। इट शुड बी इन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है, 5' 2 3' दोनों स्टैंड पे पढ़ो, सेम आना चाहिए। ठीक है, यस, तो यहाँ पर है GAATTC, राइट। यहाँ पर भी मैं क्या करूँ, GAATTC, दैट इज इट, है ना। 5' 2 3' पढ़ने पे GAATTC आना चाहिए। तो नीचे वाले स्टैंड पे क्या मैं यहाँ से पढ़ूँ, नहीं, मुझे 5' 2 3' पढ़ना है ना। 5' 2 3' ऐसे पढ़ रहा था ऊपर वाले स्टैंड पे, तो इस वाले स्टैंड पे मैं ऐसे पढ़ूंगी, क्योंकि डीएनए के दोनों स्टैंड्स क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ ऐड करूंगी GAATTC। ओके, यहाँ पर भी मैं करूंगी GAATTC। ओके जी, तो इस तरीके से जो है हमारे जो है ये रिकग्नाइजेशन साइट हमने यहाँ पे प्रेजेंट करवाई, 5' 2 3' इको R1, दैट इज द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो कि कट करेगा इसको एक प्लेस से। ठीक है, कहाँ से कट करता है, ये बिल्कुल सेंटर से कट नहीं करेगा। इको R फर्स्ट की खास बात है कि ये स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करता है, ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस नहीं करता। और स्टिकी एंड प्रोड्यूस करने के लिए ये बिल्कुल सेंटर से कट नहीं करेगा, सेंटर से थोड़ा हट के कट करेगा। कहाँ कट करेगा, G और A के बीच में। कल भी बताया था मैंने, नहीं लगाई क्लास, लगाना जरूर। G और A के बीच में बच्चों यहाँ आएगा और अपनी कैंची लेगा और कट मार देगा, समझे आप। तो यहाँ पर इसने कट मारा, यहाँ पर इसने कट मारा, तो कट मार के हम देखते हैं
कि क्या प्रोड्यूस एक्चुअली में हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको वापस लिखूं कि कट मारने के बाद कैसा दिखेगा ये। कट मार दे तो क्या दिखेगा बच्चों, ये हमें कुछ ऐसा दिखेगा, समथिंग लाइक दिस। नो, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं अपन इसको, ठीक है। सो समथिंग लाइक दिस, ये इस तरीके का कुछ कुछ हमें ना डीएनए हमारा दिख रहा होगा, ठीक है। तो हमें एक्चुअली में क्या करना है ना, हमें एक्चुअली में करना है बच्चों, इसकी रिकॉग्नाइजेशन साइट्स को पहचानना है, कट लगाना है, जो हम कर रहे हैं अभी। हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो था बच्चों यहाँ पर, ये है, मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ, दिस इज आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अभी भी मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट यही है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं आई है। तो देखो इस ऊपर वाले स्ट्रैंड की बात करें, इस ऊपर वाले स्ट्रैंड में हम क्या कर रहे हैं, ये जी और ए के बीच में कट लगा रहे हैं, तो जी वाला पोर्शन इधर हो जाएगा, AATTC इधर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, AATTC इधर लिखना है, ठीक है। लिख दें, बिल्कुल लिख देते हैं, नो वरीज। ये लीजिए, है ना, मैंने क्या किया, मैंने किया, एक सेकेंड रुकिए, AATTC, है ना, दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस थिंग, ठीक है। चलो, तो ये है AATTC, ये वाला यहाँ से कट मारने पर बचा हमारे पास, चलो हमने लिख दिया, यहाँ हमने कट मारा तो ये वाला पोर्शन तो चला जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, जी बचेगा, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, ये वाला पोर्शन तो कहाँ चला गया हमें नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है कि यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है जी, ठीक है। तो यहाँ पर ना इस साइड हम इसको, जो फालतू की लाइन पड़ी है इसको हटा देते हैं, और इस तरीके से हमारा यहाँ पर जी प्रेजेंट है, ओके जी। अब हमें क्या करना है, नीचे आएंगे, ऊपर वाले स्टैंड में हमने कट मार दिया, नीचे वाले स्टैंड में और कट मारते हैं। यहाँ पर हमने कट मारा तो क्या हुआ, ये AATTC इधर हो गया, हमें नहीं मतलब इससे क्या हो गया इधर, बस हमें इतना मतलब है कि जी बचा है इस साइड में अपने पास, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, जी लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये AG है क्या, ये नाइट्रोजनस बेस है बच्चों, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड से जिनके बीच में क्या लग रहा होगा, बॉन्ड बन रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जी और ए के बीच में कट लग रहा है, तो जी तो एकदम इस साइड हो जाएगा, और बाकी का बचा हुआ AATTC हम वापस लिख देंगे। तो देखो यहाँ पर C हो जाएगा, यहाँ पर TTA, राइट, जी तो साइड हो गया। तो इस तरीके का कुछ हमारे पास में चीज हमें दिखेगी, 5'2'3' देखेंगे तो ये ऊपर वाला 5'2'3' है, नीचे वाला इस तरीके से 5'2'3' है कि नहीं, इस तरीके से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बच्चों, जी और सी, ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में कितने बॉन्ड्स बनते हैं, 3 बॉन्ड्स बनते हैं। एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितने बॉन्ड्स बनते हैं, 2 बॉन्ड्स बनते हैं हाइड्रोजन के। तो यहाँ पर ये बॉन्डिंग कर लेंगे, ये देखो इस तरीके से ये बॉन्डिंग कर लेंगे, तो ये यहाँ पर हमारे पास में बच्चों ये वाला पोर्शन जो है ये बिल्कुल रेडी है टू मेक बॉन्ड्स विथ देयर कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स। तो कोई भी अगर इनको कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड मिलता है, दे विल मेक बॉन्ड्स, ठीक है। अब बॉन्ड्स बना लेंगे तो क्या बोलेंगे भाई, यहाँ से कोई भी आके चिपक सकता है, इसलिए क्या बोलेंगे, दीज आर द स्टिकी एंड्स, ठीक है। तो इस एंजाइम ने क्या किया, स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस कर दिए, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कट किया है हमने, दिस इज आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। लेट मी राइट इट हियर, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो हमने कट किया है। अब हमें क्या करना है, हमारे वेक्टर डीएनए जो हमने बताया था, वेक्टर डीएनए जो है उसमें ही तो हमें ये जीन ऑफ इंटरेस्ट फिट करना है वेक्टर के अंदर, और फिर वेक्टर के थ्रू हमें उस होस्ट में डाल देना है। तो पहले वेक्टर को भी प्रिपेयर करते हैं, वेक्टर को भी कट करना पड़ेगा। तो वेक्टर कौन है, अलग अलग एनिमल्स के अकॉर्डिंग अलग अलग वेक्टर होता है, अलग अलग जो भी हम एनिमल ले रहे हैं उसी का ही वेक्टर जो है सब में अलग अलग होता है, ठीक है। अगर मैं बैक्टीरिया ले रही हूँ तो बैक्टीरिया का वेक्टर क्या होगा, प्लाज्मिड होता है। बैक्टीरिया में प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, आपने क्लास 11th में पढ़ रखा होगा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर के अंदर, तो उनमें प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है राउंड शेप में, ठीक है, गोल शेप में। तो मैं प्लाज्मिड बनाती हूँ इधर, दिस इज हाउ प्लाज्मिड भी क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो प्लाज्मिड के अंदर भी मैं क्या करूंगी, सेम ही एंजाइम से कट करना है मुझे। इको R1 से मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट अभी अभी अलग किया है ना, तो इको R1 से ही मुझे यहाँ से क्या करना है,
प्लाज्मिड में से अलग करना है पोर्शन, ठीक है, प्लाज्मिड वाले पोर्शन को कट करना है थोड़ा सा इको R1 यूज करते हुए। तो इको R1 अगर सेम अगर मैं एंजाइम यूज कर रही हूँ तो उसके लिए यहाँ पर सेम ही रिकग्नाइजेशन साइट प्रेजेंट होनी चाहिए, क्योंकि वो एंजाइम तो सिर्फ GAATTC दिखने पर ही कट करता है। तो मैं क्या यहाँ पर ऐसे ले लूँ कि ये GAATTC है ना, ठीक है। और यहाँ पर भी ये क्या है प्रेजेंट आपके पास में, GAATTC, ठीक है। तो एक्चुअली में हमारे पास में क्या बच जाएगा यहाँ पर, कट करते हैं जरा सा फटाफट, क्या करते हैं हम, कट करते हैं, ठीक है। सो लेट्स मेक अ कट, इधर कट किया, इधर कट किया, कर दिया कट, G और A के बीच में बचता क्या है वो हम लिख लेते हैं। बचेगा क्या बच्चों, थोड़ा सा देखो, ध्यान से देखना, दिस इज द आउटर वाला सर्किल, हम थोड़ा साइड से लिख रहे होते हैं, ये है बच्चों G इधर, है ना, और इधर बच गया पूरा का पूरा AATTC, है ना, आउटर साइड में। इनर साइड में भी G और A की तरफ मुझे क्या करना है, इसको कट करना है। देखो मैंने वापस एंटी पैरेलल पोजीशन में लिखा है, अगर मैंने इधर से इधर GAATTC लिखा है तो मैंने इधर से इधर सेकंड वाले स्ट्रैंड के ऊपर GAATTC लिखा है, ठीक है, एंटी पैरेलल होता है ना DNA, दैट इज व्हाई। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रही होंगी, अंदर वाले यहाँ से कट करूंगी मैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा, इस साइड कुछ बचेगा मेरे पास में G, है ना, और यहाँ पर बचेगा मेरे पास में बच्चों AATTC, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास में G होगा जिसने C के साथ बॉन्ड बना लिया होगा, फिर यहाँ पर मेरे पास में इस तरीके से ये CTTAA या फिर AATTC, ठीक है, कट मार दिया तो यहाँ पर ये बच गया। तो आपको ये पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन क्या है, ये है बेटा स्टिकी एंड्स, है ना। स्टिकी एंड्स कैसे हैं, G और C के बीच में तो बॉन्ड बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी G और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा जो पहले से ही प्रेजेंट था, लेकिन ये जो पोर्शंस है, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है, ये भी तो बॉन्ड बनाएंगे, किसी ना किसी कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को देखते ही बॉन्ड बना लेंगे। तो ये होते हैं बच्चों स्टिकी एंड्स, दीज आर द स्टिकी एंड्स, है ना, यहाँ से कोई आके बॉन्ड बनाएगा, स्टिकी एंड्स है। तो आप जरा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए, ये जो पोर्शन है ये वाला AATTC, है ना, और ये TTAA, ठीक है, ये क्या है AATT और TTAA, ये यहाँ पर फिट हो सकता है कि नहीं हो सकता, ओके, यस, हाँ जी, ये यहाँ पर फिट हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये चीज हमें देखनी है। तो लास्ट स्लाइड में हमने क्या देखा, AATT, क्या यहाँ पर AATT कहीं पर भी फिट हो सकता है, बिल्कुल, यहाँ ये देखो AATT, उस वाले DNA का हम AATT लेके आए, यहाँ पर AATT, है ना, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और फिर पीछे क्या बचा था, यहाँ पर TTAA, तो ये वाला कहाँ फिक्स होएगा, यहाँ पर TTAA, है ना, ऐसे बॉन्डिंग कर लेगा, ये इस तरीके की बॉन्डिंग जो है ये शो करता है। तो ये वाली बॉन्डिंग जो है बच्चों, ये कैसे बनी, मैंने इस प्लाज्मिड में से थोड़ा पोर्शन अलग किया, टुकड़े कट किए, स्टिकी एंड्स बनाए, और सेम मैंने किया अपने डिजायर्ड जीन जहाँ से काटना था उसी DNA के अंदर भी मैंने वैसे ही कट किया और वैसे ही स्टिकी एंड्स बनाए। कैसे बने वो सेम स्टिकी एंड्स, ये वाली चीज़ कब पॉसिबल हो पाई, जब मैंने सेम एंजाइम यूज़ किया। अगर मैं कोई दूसरा एंजाइम यूज़ करती, मान लो पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करने के लिए मैंने इको R1 यूज़ किया होता, तो इको R1 तो GATTC के अकॉर्डिंग ही कट करता, है ना। और अगर मान लो मैंने इसमें दूसरा एंजाइम यूज़ किया होता, तो वहाँ यहाँ पर उसका कोई दूसरा एंजाइम अगर मैं मान लो हिंड सेकेंड यूज़ करती, तो वो एंजाइम की जो रिकग्नाइजेशन साइट होती है वो कुछ और होती, तो उस रिकग्नाइजेशन साइट पे काटता, और उसको काटने से तो हमारा तो काम नहीं बनता ना। ये सेम चीज़ कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स बनते थोड़े ना जो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, ऐसा नहीं हो पाता। इसलिए हमें एक ही एंजाइम का यूज़ करना चाहिए, प्लाज्मिड को यानी वेक्टर को काटने के लिए भी, और साथ साथ में हम इसको भी हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को अलग करने के लिए भी सेम एंजाइम यूज़ करते हैं। तो ये वाली चीज़ हमने यूज़ करी। अब मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहूँगी, आप ज़रूर देखिए इसको फटाफट, इसमें क्या हो रहा है। दिस इज द प्लाज्मिड, है ना, ये बैक्टीरिया की सेल थी, इसमें प्लाज्मिड था और उसका खुद का DNA था, है ना। ये हमने यहाँ से प्लाज्मिड निकाला, ये DNA स्ट्रैंड है जो हमें इसमें इंसर्ट करना है। इस प्लाज्मिड के अंदर हमारा जो मेन जो DNA था वो हमें इंसर्ट करना है। ये देखिए आप जरा सा फटाफट,
यहाँ पर आपको दिख रहा है डीएनए सीक्वेंस को कट करना, ये है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो यहाँ पर इस सीक्वेंस को कट कर दे रहा है। ये स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो चुके हैं, देख पा रहे हो आप। इन स्टिकी एंड्स के अंदर अब क्या होगा, ये देखो बिल्कुल जूम आउट करके दिखाया, इन स्टिकी एंड से ये आके चिपक गया है कि नहीं, ये आके चिपक गया। अब ये आके चिपकेगा तो डीएनए लाइगेज आता है बच्चों, जो साइड से एकदम ग्लू लगा देगा ताकि ये टूटे नहीं। तो डीएनए लाइगेज आएगा और ग्लू लगा देगा ताकि ये टूटे नहीं। यस, ये बन चुका है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। तो बैक्टीरिया की सेल को हमने यूज किया, बैक्टीरिया का खुद का क्रोमोसोम, फिर बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड अलग से, तो प्लाज्मिड को एक्सट्रैक्ट कर लिया और प्लाज्मिड का यूज करते हुए हमने पूरा का पूरा आरडीएनए बना दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया, बिल्कुल अलग स्टाइल से, है ना। और फिर उस जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसको हमने इस प्लाज्मिड में जोड़ने के लिए ग्लू के रूप में किसको काम में लिया, लाइगेज। तो क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं कि बताओ आरडीएनए जब बनाया था तो कौन सा एंजाइम आपने यूज किया, है ना, इसको जीन ऑफ इंटरेस्ट को चिपकाने के लिए, तो लाइगेज यूज करते हैं हम यहाँ पर। दूसरी चीज यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि वेक्टर डीएनए होता है और जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको काटने के लिए एक एंजाइम यूज किया जाता है या अलग अलग यूज किए जाते हैं, एक ही एंजाइम से कट करना चाहिए तभी वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा, जो हमें चाहिए वो बनेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये वीडियो ने बिल्कुल अब तक सब कुछ क्लियर कर दिया होगा कि जो जो हमने अभी पढ़ा है ना वो सब कुछ आपने क्लियर कर लिया होगा इस वीडियो के थ्रू, ठीक है। दैट वाज द होल पर्पस ऑफ दिस वीडियो। यस बच्चों, ठीक है। अगर आपने बिल्कुल अच्छे से समझ लिया है तो अभी के अभी फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ जल्दी जल्दी से कि आपको ये विजुअलाइजेशन कैसी लगी, ये बढ़िया सी विजुअलाइजेशन कैसे लगी। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आ रहा है, डीएनए को कट कर रहा है और कट करके डीएनए को स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस कर रहा है। इन स्टिकी एंड्स के ऊपर ही आके हमारा खुद का जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो आके फ्यूज हो जाएगा। ये देखो ये फ्यूज हो चुका है। अब ये फ्यूज होकर यहाँ पर डीएनए लाइगेज लेकर आएगा, डीएनए लाइगेज दोनों साइड में ग्लू लगाएगा और यहाँ पर काम बन जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है कि हमने इसमें डीएनए को तोड़ा है, टुकड़े करे ना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या कर रहा है, डीएनए के टुकड़े कर रहा है। तो क्वेश्चंस में भी आस्क कि इस डीएनए के टुकड़े जब आपने डीएनए के टुकड़े किए तो कौन से बॉन्ड्स थे जो आपने तोड़े यहाँ पर। तो बॉन्ड्स हमने तोड़े हैं बच्चों, कौन से तोड़े हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताएं फटाफट से। जल्दी से वीडियो पॉज करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि कौन से बॉन्ड तोड़े हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़े हैं या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तोड़े हैं या फिर कौन से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड तोड़े हैं, कौन से बॉन्ड तोड़े आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगी। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। मैं चेक करूंगी आप सबके कमेंट्स में बिल्कुल पढ़ती हूँ। आप समझ में आ गया होगा आपको कि दिस इज द टुकड़ा जो हम लेकर आए थे और इसको हमने इस प्लाज्मिड में चिपका दिया, कैसे हुआ ये प्रोसेस, ठीक है। आपको समझ में आ गया होता, हमने खाली एंजाइम यूज किया और कुछ नहीं। एनसीईआरटी फटाफट रीड कर लेते हैं और कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे, वेक्टर्स के बारे में और थोड़ी चर्चा करेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की पहले मैं आपको थोड़ी सी नेमिंग और बता देती हूँ, उसके बाद एनसीईआरटी की रीडिंग करवाती हूँ आपको। देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो नेमिंग है वो बहुत सिंपल है। इसमें क्या करते हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ दिस इज, है ना, यहाँ पर इको R1 होता है, ठीक है, इको R1, ठीक है। यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, क्या हर शब्द का हर वर्ड का मतलब है इधर, ठीक है। कैसे मतलब है, हमने ये एंजाइम जो है बच्चों कौन से बैक्टीरिया से निकाला, हमने डिस्कवरी पढ़ी थी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी हमने पढ़ी थी। डिस्कवरी कैसे हुई थी, साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया था, बैक्टीरिया के अंदर ये एंजाइम ऑब्जर्व किया था कि बैक्टीरिया में ये एंजाइम उसको डिफेंस मैकेनिज्म दे रहा है, दूसरे किसी वायरस के अटैक से उसको बचा रहा है। तो ये वाला जो एंजाइम है वो कहाँ से आया है, बैक्टीरिया की बॉडी से एक्सट्रैक्ट किया गया है और वो बैक्टीरिया का नाम था इशरिशिया कोलाई, ठीक है। क्या नाम था, इशरिशिया कोलाई। तो लेट मी राइट डाउन हियर द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज इशरिशिया कोलाई, ठीक है, इशरिशिया कोलाई, ओके। तो इस वाले जो पूरा हमारा बैक्टीरिया था इसमें जो सबसे पहला होता है बच्चों, दिस इज द जीनस। किसी भी नाम के अंदर नेमिंग पढ़ रखी है आपने क्लास 11th के अंदर ना क्लासिफिकेशन में, तो पहला वर्ड जीनस होता है, दूसरा वर्ड क्या होता है, स्पीसीज होता है, ठीक है। तो दूसरा वर्ड होता है स्पीसीज। तो जीनस का हम पहला शब्द उठाते हैं जब हम एंजाइम की नेमिंग कर रहे होते हैं, तो उस बैक्टीरिया की जीनस का पहला शब्द उठाएंगे दैट इज ई। उस बैक्टीरिया की स्पीसीज का हम दो वर्ड्स उठाएंगे, शुरुआत के दो वर्ड CO, ये उठा लिया।
ये इसके बाद में हम इसका स्ट्रेन उठाते बच्चों, स्ट्रेन होते हैं बैक्टीरियाज में बहुत अलग अलग टाइप के। अब इसीशिया कोलाई के भी बहुत सारे स्ट्रेन्स हैं, है ना। तो आर स्ट्रेन है बैक्टीरिया का, कौन सा स्ट्रेन है, आर स्ट्रेन है बैक्टीरिया का। और ये फर्स्ट इसलिए है कि हमने सबसे पहले ये वाला एंजाइम ही अलग किया, ठीक है, उस वाले बैक्टीरिया से। हालांकि दिस इज नॉट द फर्स्ट एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस व्हिच वी हैव डिस्कवर्ड। The first endonuclease यानी restriction endonuclease which was discovered that was HindSec, ठीक है। तो that was the enzyme जो कि सबसे पहले हमने डिस्कवर किया था। This was not that enzyme जो हमने सबसे पहले डिस्कवर किया था। बस ये है कि इस वाले बैक्टीरिया से सबसे पहले वाला यही एंजाइम निकला था, सबसे पहले यही एक्सट्रैक्ट किया गया था इस वाले बैक्टीरिया से। दैट इज बाई EcoR1, ठीक है। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछना चाहूंगी जो अब मैं चाहती हूँ आप कमेंट्स में लिखकर बताएं, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है ना। अब जो हिंड सेकंड है, हिंड सेकंड जो हमारा सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, क्यों है वो हिंड सेकंड। हमने कहा ना कि जैसे मैं हिंड सेकंड की भी बात करके दिखाऊं आपको, है ना। तो लेट मी राइट डाउन हियर हिंड सेकंड है ना। ये जो होता है बेटा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से किया गया है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से किया गया है, ठीक है जी। हिंड सेकंड क्या होता है बच्चों, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी नाम के वायरस सॉरी बैक्टीरिया से क्या किया गया, इसको अलग किया गया है। ये होता है बच्चों न्यूमोनिया वाला बैक्टीरिया, ठीक है। तो आपको पता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी के अंदर हीमो का H आ जाता है यहाँ पर, क्योंकि जो हमारा जीनस होता है उसका तो फर्स्ट लेटर यानी कि H। इन्फ्लुएंजी, इन्फ्लुएंजी में से IN जो है वो है स्पीसीज के दो लेटर्स फर्स्ट, ये है स्ट्रेन उसका डी स्ट्रेन है। एंड सेकंड मतलब उस वाले बैक्टीरिया को सेकंड बार निकाला गया है। तो आप मुझे बस कमेंट सेक्शन में इतना बताएंगे कि अगर ये है फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो ये पहला डिस्कवर्ड था, तो इसके यहाँ पर नंबर में फर्स्ट आना चाहिए था। ये सेकंड क्यों है, अगर ये सेकंड बार ही निकाला गया था तो इसको फिर हमने सबसे, अगर ये सेकंड बार निकाला गया है तो फिर फर्स्ट कौन था, और अगर फर्स्ट कोई और था तो फिर इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि दिस इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आई जस्ट वांट कि आप सारे बच्चे जो है थोड़ा सा दिमाग लगाएं, कहीं पे भी सर्च वर्च करके आए, कैसे भी करें, आप देखकर जरूर आएं और बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। तो एनसीईआरटी की फटाफट रीडिंग करते हैं, देन वी विल एंड द सेशन। छोटू सा प्यारा सा सेशन हमने किया। अगर आपको कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना डाउट लिखिएगा, आपके डाउट भी जरूर से रिजॉल्व होंगे। चलो restriction endonuclease, restriction enzyme. In the year of 1963, the two enzymes responsible for the restricting the growth of bacteriophage. Bacteriophage is in Escherichia coli. That is the bacteria Escherichia coli जहाँ पर ये जो बैक्टीरियोफेज था उसने अटैक किया, 1963 में खोजा गया। दो एंजाइम्स खोजे गए थे, आपको बता देती हूँ। पहला एंजाइम हमने कौन सा किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ऑब्वियसली, एंड सेकंड वाज द मिथाइलेज जिसने मिथाइलेशन किया था, ठीक है। तो वो थी आइसोलेट किए गए थे। वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप्स टू डीएनए, पहला एंजाइम था जो जिसने मिथाइल ग्रुप ऐड किया था डीएनए पर, ताकि डीएनए का बैक्टीरिया का खुद का डीएनए खराब ना हो। एंड वाइल द अदर कट द डीएनए, दूसरा जो था वो डीएनए को कट करता है। एंड लेटर वाज कॉल्ड द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो डीएनए को कट कर रहा था उसका नाम हमने आगे जाके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रख दिया। द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज हिंट सेकंड। स्टार क्वेश्चंस can be asked in the NEET exam, बहुत बार पूछा भी जा चुका है। whose functioning depends on a specific DNA nucleotide sequence was isolated and characteristics 5 years later। इसमें बताया गया है कि ये वाला एंजाइम जो है वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स किस पे डिसाइड होती है, एक पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस पे, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस पे, है ना, उसी पे ही ये कट मारता है, जो कि हमने बताया। इसका जो पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो आपको इसमें एनसीईआरटी में गिवन भी है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एनसीईआरटी में गिवन है उन सब के आप न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस याद करके जाइएगा, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। जो 4-5 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एनसीईआरटी में गिवन है उनके ना रिकग्नाइजेशन साइट्स भी गिवन है, तो वो रिकग्नाइजेशन साइट याद करके जाना, ताकि एग्जाम में आ जाए कि हिंट सेकंड की बताइए कौन सी रिकग्नाइजेशन साइट है, तो आप टिक कर सको, ठीक है। तो प्लीज याद करके जाइएगा। It was found, hint second, always cut the DNA molecules at a particular point by recognizing
अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर, है ना। तो आपको पता होना चाहिए हिंड सेकंड ना ऐसे वाली जगह पे काटता है जहाँ पे 6 बेस पेयर्स होते हैं, जिन्होंने 6 बेस पेयर का एक ग्रुप होता है जहाँ पर एक पर्टिकुलर जगह पे वो काटेगा। दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज द रिकग्नाइजेशन सीक्वेंस, है ना। ये 6 बेस पेयर का जो सीक्वेंस होता है दैट इज कॉल्ड रिकग्नाइजेशन सीक्वेंस ऑफ हिंड सेकंड। Besides Hint second, today we know more than 900 restriction enzyme. हम जानते हैं आज 900 से भी ज्यादा restriction enzyme हम जानते हैं, और वो कहाँ से अलग किए गए हैं? 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की 230 स्ट्रेन से हमने 900 से भी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अलग किए हैं आज के टाइम पर। ठीक है, आगे बात करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बिलोंग टू अ लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हमने एक लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम न्यूक्लियस से डिफर किया है, मतलब वहां से निकाला है, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था कि न्यूक्लियस में दो टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस वो एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को कट करते हैं आउटर साइड में, एंड्स के ऊपर उनके, और एंडोन्यूक्लियस डीएनए को बीच में से मिडिल साइड से कहीं कट कर रहे होते हैं, या अंदर की साइड कट कर रहे होते हैं। ठीक है ठीक है, सो these are the two kinds, exonucleus, endonucleus. Exonucleus remove nucleotides from the ends of the DNA, whereas endonucleus makes cut at specific position within the DNA. Each restriction endonuclease functions by inspecting the length of the DNA sequence. DNA sequence की length कौन decide करता है? न्यूक्लियोटाइड्स। तो अगर इको R1 कहीं कट करने जा रहा है, इको R1 इज अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, अगर वो डीएनए पे कट लगाने जा रहा है तो वो क्या ढूंढेगा? वो तो यही ढूंढेगा ना कि भाई 6 बेस पेयर्स वाला कहीं कोई सीक्वेंस मिल जाए, इतना लंबा सीक्वेंस, तो मैं वहीं पे कट मारूंगा। और कहाँ कट मारना है? जी और ए के बीच में। ठीक है once it finds its specific recognition sequence, it will bind to the DNA. एंजाइम जो होता है वो डीएनए से बंध जाता है, एंड ईच ऑफ द टू स्ट्रेन्स of the double helix at specific points in their sugar phosphate backbones. तो sugar phosphate backbone के ऊपर कट मार देता है। What is a sugar phosphate backbone? कल भी बताया था, ये है अगर हमारा डीएनए है, ठीक है, तो इस डीएनए के ऊपर यहाँ पर ये क्या है? पूरी बैकबोन है ना डीएनए की, और ये बैकबोन जो है शुगर फॉस्फेट है, शुगर फॉस्फेट की बनी हुई बैकबोन है। तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट मारता है, ठीक है, यहाँ पर इनके जैसे GAATTC होता है ना, तो यहाँ पर कट मार देगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो एक्चुअली में ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन को तोड़ रहा है, और कौन से बॉन्ड्स को तोड़ रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकग्नाइज अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। डीएनए के अंदर एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को ये पहचानता है, जैसे कि GAATTC वाज अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जिसको हम 5:3 पढ़ रहे थे दोनों ही स्ट्रैंड्स में 5:3 पढ़ने पर वो हमें इक्वल समझ में आ रहा था। GAATTC सेम नजर आ रहा था, दैट वाज अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये एंजाइम देखो डीएनए की दोनों साइड से कट कर रहा है GAATTC पे। यहाँ पर इको R1 जो है वो सेम जगह पे हमारा कट कर रहा है बच्चों, यहाँ पर भी फॉरेन डीएनए के अंदर, ये वेक्टर डीएनए के अंदर। वेक्टर डीएनए को भी हमें कट करना है, और हमें उस डीएनए को भी कट करना है जो है फॉरेन डीएनए, यानी कि जिसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, जो हमारा मेन जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जिसको हम वेक्टर के अंदर इंसर्ट करवा रहे होते हैं, उसको भी देखो सेम ही एंजाइम से, इको R1 से ही कटवाया हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। तो GAATTC में G और A के बीच में भी यहाँ पे कट लगाया, यहाँ पे भी कट लगाया। कट करने के बाद इको R1 के अंदर देखो दोनों जगह स्टिकियंस प्रोड्यूस हो गए, और यहाँ पर ये वाला स्टिकियन इस वाले स्टिकियन से जाके चिपक गया, एंड दैट इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, मैंने आपको वीडियो भी दिखा दी, तो अब तक समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं, डू यू नो? पैलिंड्रोम्स ऐसे ग्रुप ऑफ लेटर होते हैं जो कि सेम वर्ड फॉर्म करते हैं व्हेन रीड बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शंस। चाहे आगे से पढ़ लो चाहे पीछे से पढ़ लो, दोनों जगह से वो क्या होते हैं, सेम समझाते हैं। जैसे कि मलयालम एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, मलयालम को आगे से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो एक ही तरीके का नजर आता है। एज अगेंस्ट अ वर्ड पैलिंड्रोम where the same word is read in both directions। बोथ डायरेक्शन मतलब
ऊपर वाली साइड में, नीचे वाली साइड में 5:3 ही पढ़ोगे तो तुम्हें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस समझ में आएगा और नजर आएगा वो। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो है वो आपका 2 स्ट्रैंड्स के अंदर पढ़ा जाता है, 5:3 ये आपको उसको पढ़ाई करनी है। 5:3 ऊपर पढ़ोगे तो GAATTC, नीचे भी आपको 5:3 ही पढ़ना है, GAATTC। ये नहीं कि ऊपर मैम हमने यहाँ से यहाँ पढ़ा था तो नीचे भी हम यहाँ से यहाँ पढ़ेंगे, नहीं, ऊपर अगर तुमने यहाँ से यहाँ पढ़ा था तो नीचे भी तुम यहाँ से यहाँ ही पढ़ोगे, उल्टा पढ़ना आपको, ठीक है, क्योंकि एंटी पैरेलल है ना ये, दैट इज व्हाई। आगे चलते हैं। Restriction enzyme cuts the DNA strand of DNA at a little away from the center of the palindromic sites। क्या बोल रहा है? पैलिंड्रोमिक साइट का जो सेंटर होता है बिल्कुल सेंटर में कट नहीं मारेगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, वो कट मारता है सेंटर से थोड़ा सा हटके, जैसे कि GAATTC, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यहाँ कट नहीं मार रहा है, स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ कट नहीं करेगा, ये यहाँ कट करेगा। दिस इज नॉट द राइट वे, दिस इज द राइट वे। यहाँ पर ये सेंटर से थोड़ा हटके यहाँ कट मारता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, ठीक है। सेंटर से थोड़ा हटके कट मारता है, बिल्कुल सेंटर पे कट नहीं मारता पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की। ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, यहाँ पर कट नहीं मारता, ठीक है, बीच में। उसके बाद में दिस लीव सिंगल स्ट्रैंड पोर्शन एट द एंड्स, जैसे ही यहाँ पे कट मारेगा तो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बन जाएगा ना। देखो यहाँ पर हमने अभी भी बताया, यहाँ से जैसे ही कट किया इसको G और A के बीच में, तो ये देखो ऊपर वाला पोर्शन सिंगल स्ट्रैंड हो गया, मतलब सॉरी नीचे वाला जो पोर्शन है ये सिंगल स्ट्रैंड हो गया, और सिंगल स्ट्रैंड हो गया तो ऊपर ये किसी से भी जुड़ सकता है, दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग द स्टिकी एंड्स ना। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो जाता है दोनों ही स्ट्रैंड्स के ऊपर, एंड दीज आर नेम्ड सो बिकॉज दे आर फॉर्म्ड हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट्स, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उनसे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे, जैसे कि अभी हमने बताया कि जो नॉर्मल सीक्वेंस बना था उधर कट करने के बाद में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बना था, वो क्या करेगा अब जाके बॉन्डिंग कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। दिस स्टिकीनेस ऑफ द एंड्स फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज। जैसे ये स्टिकीनेस होती है ना, जैसे ये आपस में चिपक जाते हैं डीएनए वेक्टर वाला और ये वाला डीएनए, तो चिपकने के बाद में डीएनए लाइगेज आता है, अपनी एक्टिविटी शो करता है, दोनों एंड पे जाके थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाया और चिपका दिया उन्हें, ठीक है। तो डीएनए लाइगेज की जैसे कंप्लीट हो जाता है उसका काम, उसके बाद वार डीएनए बन जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है, ठीक है। Restriction endonuclease are used in genetic engineering to form the recombinant molecules of DNA. DNA का recombinant molecule restriction enzyme की वजह से ही हम बना पाए हैं, which are composed of DNA from different source और genomes, ठीक है। अलग अलग different genomes और source से ही connect करके हम recombinant बना रहे हैं ना, कि vector तो पता नहीं कौन सा ही ले रहे हैं, हम plasmid ले रहे हैं, और हमारा gene of interest हो सकता है इंसुलिन बनाने वाली human की जीन हो, ह्यूमन वाला जीन हम बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में ट्रांसफर करवा रहे हैं। सोच के देखो कितना ज्यादा डिफरेंट जीनोम है ना दोनों का ही, ह्यूमन का जीनोम अलग है, बैक्टीरिया का अलग है ना। और बैक्टीरिया वाली जीन मतलब बैक्टीरिया के अंदर हम ह्यूमन के अलावा किसी और की मान लो जीन अगर ट्रांसफर करवाते हैं तो हमारा प्रोड्यूस करेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हम अलग अलग सोर्स ऑफ जीनोम यूज कर रहे हैं और उससे क्या बना रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं। When cut by the same restriction enzyme, the resultant DNA fragments have the same kind of sticky ends. That is very important. जब आप same restriction enzyme से cut करते हो तो same kind of sticky ends produce होता है, ठीक है। These can be joined together end to end using DNA ligase. दोनों को end to end हम कैसे connect कर देते हैं, DNA ligase की एक्टिविटी से, right? ये देखिए ये फॉरेन डीएनए है, ये वाला वो डीएनए है जो हमारा मेन हम चाहते कि इंसर्ट करवाना है ना, वो डीएनए है। और ये है बेटा वेक्टर डीएनए का प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड को यहाँ से कट कर दिया, इसको भी यहाँ से कट कर दिया। बाद में हमने क्या किया, लाइगेज को फ्रेम में लाए और इस वाले डीएनए को इस तरीके से मॉडिफाई कर दिया। आप देख पा रहे हैं सब जगह रेड रेड है, बीच में ब्लू है, ये हमारा डिजायर्ड जीन है जो हम चाहते हैं। और ये ले जाके हम किसी होस्ट में ट्रांसफर करवाएंगे। होस्ट कौन है, ये बैक्टीरिया है ई कोलाई, इसमें ट्रांसफर करवाएंगे। हमने इस बैक्टीरिया में क्यों ट्रांसफर करवाया, हमने इसलिए ट्रांसफर करवाया क्योंकि बैक्टीरिया ना बहुत मल्टीप्लाई करता है, बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करता है, डिवाइड करके अपनी नंबर बढ़ा लेता है। तो अगर हमने इंसुलिन बनाने वाला जीन यहाँ पर ट्रांसफर करवाया है, इसके अंदर इंसर्ट करवाया है और ये आरडीएनए बनाया है, तो हम चाहते कि इंसुलिन लार्ज स्केल पर बने। तो हम कैसे बनेगा, अगर बैक्टीरिया में ट्रांसफर करेंगे तो बैक्टीरिया
जितनी ज़्यादा बार डिवाइड करेगा उतनी ज़्यादा बार वो अपना जीनोम अपनी दूसरी पीढ़ी में भेजता जाएगा। भाई डिवीजन होगा तो 1 से 2 बनेंगे, तो दोनों के अंदर तो वो जीनोम ट्रांसफर हो रहा है ना, ये दोनों में ही तो ये हमारा डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब ट्रांसफर हो रहा है, दोनों में ही इसकी संतति जो बन रही है। तो वही चीज़ है, ये आगे जाके ये और डिवाइड करेगा, ये और डिवाइड करेगा, फिर ये और डिवाइड करेगा, ब्रांचेस बनती जाएंगी, बहुत सारे बैक्टीरिया बनते जाएंगे और बहुत सारे बैक्टीरिया इस जीन से हमारा इंसुलिन जो है वो बनाते रहेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ हम चाहते भी हैं कि भाई बनता रहे इतना सारा। अगर हम मान लो इस आरडीएनए को ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफर करा देते, है ना, इस आरडीएनए को मैं किसी ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफर करा देती, सोच के देखो ह्यूमन बीइंग की लाइफ साइकिल कितनी होती है ना, और साथ साथ में ह्यूमन बीइंग कितना ही रिप्रोड्यूस कर लेगा यार, ह्यूमन बीइंग में कितना रिप्रोड्यूस कर लेगा वो, एग्जैक्ट तो कॉपी बनाता भी नहीं है वो, तो उसमें तो वैसे ही मियोसिस चलता है, उसमें तो वैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वेरिएशंस आते हैं, एग्जैक्ट कॉपी चाहिए हमें कि हमने जो जीन इंटरेस्ट करवाया है, जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें करवाया है इंटर, वही जो है बार बार रेप्लिकेट होता जाए होता जाए होता जाए। इसलिए हम ये चाहते हैं कि सेम कॉपीज बने, और सेम कॉपी से बच्चों यही बनती है जो एक तरीके का माइटोसिस करते हैं कि बस सेम जीनोम जो है, सेम जीन्स जो है वो भेजते रहे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते यहाँ पर। तो ये बार बार डिवीजन कर रहा है, मल्टीपल डिवीजन की वजह से हमने बैक्टीरिया में ट्रांसफर करवा दिया। ठीक है, you may have realized that normally unless one cuts the vector and sorts the DNA with the same restriction enzyme, the recombinant vector DNA cannot be क्रिएटेड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास में अगर हम एक ही एंजाइम से कट नहीं करेंगे तो हमारे पास में सेम जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है हमारा मॉलिक्यूल क्रिएट भी नहीं हो सकेगा अगर हम सेम एंजाइम से कट नहीं करते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी हम वेक्टर को और हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को अलग कर रहे हैं तो सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज करें और उसको कट करें। ठीक है, ये हमने इसकी नेमिंग पढ़ ली, तो इसको भी एनसीईआरटी से कवर कर लेते हैं। Convention of the name of for naming these enzymes in first letter of this name comes from the genus। ठीक है, फर्स्ट लेटर जीनस से आता है, जैसे इस्रीशिया कोलाई में जीनस कौन था, इस्रीशिया, एंड द सेकेंड टू लेटर्स कम फ्रॉम द स्पीसीज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। बैक्टीरिया इज प्रोकैरियोटिक ना, इस्रीशिया कोलाई इज अ बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया इज प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में उसकी स्पीसीज से पहले दो वर्ड, जीनस से पहला वर्ड, स्पीसीज से पहले दो वर्ड, ठीक है, वो आते हैं फ्रॉम द स्पीसीज सेल फ्रॉम विच दे आर आइसोलेटेड। इको R1 comes from Escherichia coli RY13। समझ रहे हो, RY Escherichia coli तो नाम है इस बैक्टीरिया का, जिसमें से Escherichia का E ले लिया, कोलाई का CO ले लिया। ठीक है, RY जो है इसमें से हमने R लिया, इसका जो स्ट्रेन है RY है, तो RY स्ट्रेन में हमने R लिया, स्ट्रेन का भी पहला वर्ड यूज करते हैं, और ये 13 है ना, और ये पहली बार 1 लिखा है इसलिए क्योंकि ये पहली बार डिस्कवर किया गया था, मतलब पहली बार ही निकाला गया था उस बैक्टीरिया से, उस बैक्टीरिया के R स्ट्रेन से हमने पहली बार ही इस एंजाइम को निकाला था। हालांकि इसी बैक्टीरिया के सेम स्ट्रेन से हम दूसरे एंजाइम भी निकालेंगे, पर वो दूसरी बारी निकालेंगे। हमने पहली बारी में इस स्ट्रेन से कौन सा एंजाइम अलग किया, दैट वाज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, कौन सा एंजाइम, इको R1। ठीक है, और दूसरी बारी हम करेंगे तो शायद वो कोई दूसरा R2 आ जाएगा। ठीक है, that is why। तो in eco R1 the letter R is derived from the name of strain, strain से निकाला गया है R word। Roman number following the names indicates the order in which the enzymes were isolated from the strain of the bacteria। ऑर्डर है ये कि पहले कौन सा खोजा, पहले कौन सा इस बैक्टीरिया के स्ट्रेन से निकाला गया, इको R1, तो R1 दे दो, दूसरा देंगे तो इको R2, 3, 4, इस तरीके से एक ही बैक्टीरिया के स्ट्रेन से हमने बहुत सारे एंजाइम्स अलग किए हैं। दैट इज व्हाई वी वर सेइंग दैट लाइन, याद है आपको, 230 बैक्टीरिया के स्ट्रेन से हमने 900 से भी ज्यादा एंजाइम अलग किए हैं। तो एक स्ट्रेन से एक एंजाइम नहीं, एक स्ट्रेन से बहुत एंजाइम अलग किए जा सकते हैं, एंड दैट वाज द प्रूफ। 230 स्ट्रेन से हमने 900 से भी ज्यादा एंजाइम अलग किए हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये हो चुका है बच्चों हमारा यहाँ तक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पे पूरा डिस्कशन। अगर आपको कोई भी डाउट आया तो आप चैट सेक्शन में, सॉरी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं आपके डाउट ज़रूर पढ़ूंगी एंड आई वुड लव टू आंसर ऑल ऑफ देम। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल हम मिलते हैं वापस वेक्टर्स के टॉपिक के साथ, वेक्टर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हमारा आएगा 4 बजे सेशन, अब आपको दिख जाएगा यहाँ पे
तो आप प्लीज़ स्टे कनेक्टेड ऑन दिस यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जिनको भी इन टॉपिक्स में दिक्कत आती थी या बायोटेक्नोलॉजी उनको पसंद नहीं है। इन वीडियोस को देखने के बाद डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लव ऑल दीज वीडियोस, है ना, आई कैन बेट यू। सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लेना ताकि जब भी मेरी वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं वो कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर कर दीजिएगा। दैट इज़ हाउ मुझे पता लगेगा कि आप लोग कितने स्मार्ट हैं, कितना ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करते हैं, या आप कितना अच्छे से एग्जामिनर के दिमाग से भी खेल सकते हो, कि एग्जामिनर आपके दिमाग से नहीं, आप एग्जामिनर के दिमाग से खेलो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड चक दे फट्टे, बढ़िया से प्रिपरेशन करो, इस बार वाली नीट आपको फोड़ के आनी है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, लव यू।